प्रिय पेंशनर साथियों, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और मुझे ये वीडियो कुछ अफसोस के साथ बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक मित्र ने अपने लेख में ये लिखा कि जो बाईपार्टेट सेटलमेंट में पेंशन को नहीं मानते, यानी कि पेंशन के इशू को बाईपार्टेट सेटलमेंट में नहीं मानते, वो मूर्ख हैं। कुछ ऐसे लफ्ज़ यूज़ करिए। इसके बारे में बस मुझे इतना ही कहना है कि मित्र को कि जब शब्दों का चयन करें तो थोड़ा मर्यादा में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा। हमने विचार विमर्श करना है, ना कि एक दूसरे को बुरा भला कहना है। चलो, तो मैं शुरू यहीं से करता हूँ कि मैं फिर दोबारा इसको कहना चाहता हूँ कि पेंशनर के इशू को, पेंशन अपडेशन के इशू को बाईपार्टेट सेटलमेंट में नहीं होना चाहिए और ना ये है। ये बड़े तानाशाही रूप से इसको पेंशनर के मुद्दों को ये पकड़े हुए हैं। जो वर्कमैन एम्प्लॉय यूनियन है वो बनाई है केवल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस के लिए और इम्प्रूवमेंट इन सुपर एनुएशन बेनिफिट्स के लिए। सुपर एनुएशन बेनिफिट में पेंशन का मुद्दा भी आता है, लेकिन अगर यूनियन अपने जोर का या अपने को बड़ा देख के हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। वर्किंग एम्प्लॉय यूनियन का जो दायरा है वो कर्मचारी के वेतन के संबंधी तक है, उनके सुपरएनुएशन बेनिफिट तक का है, जिसमें ग्रेच्युटी वगैरह भी आती है या और भी आते हैं मसले। लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि इन्होंने 2012 में एक साजिश रची कि पेंशनर को पेंशन कम कैसे की जाए। वो हमारी पेंशन 50% से कम तो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा कि उन्होंने स्पेशल अलाउंस को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसमें शर्त ये रख दी कि जब तक वो सर्विस में हैं कर्मचारी, उनको डियरनेस अलाउंस के समेत ये स्पेशल अलाउंस मिलता रहेगा, और जब वो रिटायर होंगे तो ये स्पेशल अलाउंस उसकी बेसिक पेंशन को काउंट करने के लिए नहीं माना जाएगा। अब ज़रा आप सोचिए कि इन्होंने क्या किया कि वेतन में या बेसिक पे में मात्र 1 या 2% की बढ़ोतरी की और बाकी 9 या 10% की बढ़ोतरी इन्होंने स्पेशल अलाउंस में कर दी। अब जब बेसिक पे बढ़ाई नहीं तो बेसिक पेंशन कैसे बढ़ेगी? तो उसको एम्प्लॉइज़ को उस वक्त तक शायद 3-4 हज़ार रुपया महीने का नुकसान हो रहा है, तब से हो रहा है। दूसरी बार फिर इन्होंने किया वैसा ही कि वेतन में तो बेसिक पे में तो इन्होंने 1-2% बढ़ा दिया और बाकी इन्होंने स्पेशल अलाउंस में लगा दिया, और पेंशन और कम, पेंशन बेसिक पेंशन और कम हो गई। यानी कि पहली बार जो की 2012 में, उसमें पेंशन रहेगी मात्र 40%, दूसरी बार की तो वो रहेगी 35%,
अब तीसरी बार करी है तो वो रहेगी 30%। तो बताओ, ये कर्मचारी यूनियन अपने मेंबर्स के हित के लिए काम करती है। उन्होंने अपने मेंबर्स के हित का काम कर लिया, उनको स्पेशल अलाउंस विद डियरनेस अलाउंस उनको देते रहे, और जब वो पेंशनर बन गए तो उनको इतना नुकसान लगा कि मेरे ख्याल आज जो रिटायर हो रहे हैं उनको शायद 10-12 हज़ार रुपये महीने का भी नुकसान हो रहा तो बड़ी बात नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि उनका दायरा सिर्फ तब तक है जहाँ तक कर्मचारी का मसला है। जब पेंशनर आ जाते हैं तो उनका वहाँ पर काम समाप्त हो जाना चाहिए। वो हमारी पेंशन को कम कैसे कर रहे हैं? आईबीए के साथ ये साजिश कर रहे हैं, और अपने ये मित्र जो हैं इनको बात समझ नहीं आ रही। ये क्यों बाईपार्टेड सेटलमेंट में अपने आप को रखना चाहते हैं, जबकि वो लगातार, अगर आप देखें 1995 से लेकर 2002 से लेकर आज तक उन्होंने अपने नुकसान पहुंचाया है। और अब वो उन्होंने क्या किया है कि 8088 पॉइंट जो डीए के मर्ज करी है वो तो 2022 तक कर दिए। जो 2022 के बाद में रिटायर हुए उनके लिए कर दिए, और उन कर्मचारियों के भी कर दिए, और 2022 से पहले कर्मचारियों के भी कर दिए, लेकिन पेंशन वालों का नहीं किया। क्यों भाई? एक जो वर्कमैन यूनियन होती है, अगर उसने अपने आप को बाईपार्टेड सेटलमेंट का ये मुद्दा बनाया है तो उसकी ये कर्तव्य बनता है कि वो पेंशनर का हित भी देखे। लेकिन मैं कुछ गलत वर्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि वो लगातार हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। पेंशन अपडेशन होने नहीं दे रहे, पेंशन को स्पेशल अनाउंस लगा के बड़ी साजिश करके पेंशन को कम कर रहे हैं। 8088 पॉइंट को हमारे को मर्ज नहीं करने दे रहे। फिर भी हम कहते हैं कि ये पेंशन को बाईपार्टेड का मुद्दा बना रखो। वाई शुड वांट वी डिमांड फॉर ए सेपरेट पे कमीशन और ए सेपरेट सिस्टम ऑफ निगोशिएशन? बैंक पेंशनर का हमारा कोई उसमें, हम ना तो उसके मेंबर हैं उनकी यूनियन के, ना हमने उनको अधिकार दिया है, ना हम उनकी निगोशिएशन में हमें बिठाया जाता है। तो ये हमें कितनी देर तक हम और हमें जलील करते रहेंगे, हमें फाइनेंशियल लॉस देते रहेंगे। और ये मित्र कहते हैं कि जो कहते हैं कि पेंशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, उनको अकल नहीं है। अब आप समझ लो कि नुकसान सह के भी अगर आप उनके बाईपार्टेड शर्त के अंदर रहना चाहते हो, यानी कि आप एआईबीए को और यूनियन को और केवेंटाचलम को के साथ में चल रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप उन यूनियन को फायदा पहुंचा के साथ हो, हमारी पेंशन यूनियन के साथ नहीं हो। तो कृपया मेंबर्स को भ्रमित मत करिए और इस बात पर हमें काम करने दो कि बेसिक जो हमारी पेंशन का मुद्दा है उसको अलग से डिस्कस करना चाहिए, और उसमें कर्मचारियों का कोई अधिकार नहीं है डिस्कस करने का। एक जब रेगुलेशन बन गया, मैंने उस दिन भी ये बताया था कि जब एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सबॉर्डिनेट एक्ट के रूप में पार्लियामेंट में पास कर दिया, तो उसका हक सिर्फ बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बैंकों को है कि वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो करे। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि हमारा जो हक है, पेंशन का हक है, वो इंश्योर करे। जो 1993 के मेमोरेंडम में हमें और 1994 की जो मिनट्स थे स्पेशल कमेटी मीटिंग के, स्मॉल कमेटी मीटिंग के रूल्स थे, जब उस रूल्स को फॉलो नहीं किया बैंकों ने, तो बैंक में इसमें मुजरिम बने हुए हैं। तो मैं मित्रों को कहूँगा कि इनकी बातों में मत आओ और एक आवाज़ उठाओ कि हमारा पेंशन का मुद्दा बाईपार्टेड सेटलमेंट से अलग होना चाहिए। ये बैंकों की अथॉरिटी है, बैंक अपने आप करें जो करना है।
या फाइनेंस मिनिस्ट्री की सलाह से, उनके सलाह से करें। ये तो वेंकटाचलम एंड his members, his party are continuously harming us financially। बड़े अफसोस की बात है कि मित्र फिर भी कह रहे हैं कि ये बाइपार्टिसन मुद्दा रहना चाहिए। दूसरी बात, अब बात रही ये 35(1) वाले संशोधन को अपडेशन का मुद्दा मान रहे हैं। हम भी कहते हैं कि ये अपडेशन का मुद्दा है, अपडेशन इसमें इनबिल्ट है, अपडेशन होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जब हम एक रास्ते पे जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ और आगे जाके पता लगता है कि ये रास्ता तो हमने गलत पकड़ लिया, तो हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि हम रास्ता दूसरा पकड़ें। 35(1) का केस केरला हाई कोर्ट में ये 2 बार हार चुके हैं, मैं कहूँगा हार चुके हैं। इन्होंने अपना जोर लगा लिया 35(1) के मुद्दे को पेंशन अपडेशन इनबिल्ट करने का, प्रूव करने का, और विल और शेल को ये डिफाइंड करते रहे। अब जहाँ तक पढ़े लिखे सब हैं, हमें नहीं तो मत समझ नहीं आती कि विल और शेल को इतना इंटरप्रेट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब कोर्ट को भी समझ नहीं आया ये कि विल शेल क्या है, तो उन्होंने बेटर ये समझा कि आप जाओ वापस बैंक के पास, उनको अपनी दोबारा एप्लीकेशन दो, और बैंकों को डायरेक्ट किया कि इनके मुद्दे को सुनो, पढ़ो और इनका फैसला 3 महीने में करो और हमें सूचित करो। 3 महीने में उन्होंने यही बात कह दी जो IBA कहता था कि ये अपडेशन का मुद्दा नहीं है, ये तो 1986-87 वालों के एक बार एक्सरसाइज की थी, उसके बाद इसमें कोई पेंशन अपडेशन की बात नहीं है। लेकिन ये उस पर भी फिर भी जमे हुए हैं। तीसरी बात, IBA या फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन ने क्वेश्चन उठाए बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में, उनका एक मेन जवाब होता है कि पेंशन अपडेशन रेगुलेशन में नहीं है, इसलिए नहीं की जा सकती। जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है MC सिंगला का, उसमें भी इन्होंने यही बात कही IBA ने कि बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन में इनका मुद्दा अपडेशन का नहीं डाला गया। अब ये समझो चोर बाजारी ये है, इतनी साजिश है कि स्मॉल कमेटी के रिकमेंड करने के बाद, IBA के एग्री होने के बाद भी ये मुद्दा अगर उसमें नहीं डाला गया तो 30 साल से हमें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये पेंशन का मुद्दा बाइपार्टिसन सेटलमेंट का है। तो भाई साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? जरा थोड़ा नीचे आओ, अपने पेंशनर के एक्टिविस्ट बन के काम कर रहे हो तो बैंक पेंशनर का हित सोचो, ना कि वेंकटाचलम का हित सोचो। उनकी दादागिरी तो चल रही है जैसे चल रही है, लेकिन उनकी दादागिरी सिर्फ बैंक कर्मचारियों तक होनी चाहिए। बैंक पेंशनर पर अपनी दादागिरी करके हमें कंटिन्यूसली फाइनेंशियल लॉस, रेकरिंग फाइनेंशियल लॉस दे रहे हैं। आज ये मैं कह रहा हूँ, अगर पेंशन बढ़ती है तो मेरे को कम से कम 20-25 हज़ार रुपया महीने की बढ़ोतरी होती है, लेकिन भाई साहब इनको बर्दाश्त नहीं है कि पेंशन अपडेशन हो। तो मैं अपना इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ और सब मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि बैंक के 35(1) के मुद्दे में कुछ होने वाला नहीं है, ये आप श्योर समझो, क्योंकि 2 बार ये केरला कोर्ट से हार चुके हैं। और मैंने इनको सलाह दी थी कि एक केस लगाना चाहिए जिसमें कमेटी के, स्मॉल कमेटी के मुद्दे को, इशू को लेकर, उनके रूल्स के जो बनाए थे उसको लेकर, और जो एश्योरेंस हमें 1993 के मेमोरेंडम सेटलमेंट में दी गई थी, उस पर एक केस लगाओ कि ये रेगुलेशन इसमें डाला जाए। अगर कर्मचारी के हक में
AIBA है तो ये सीधा CLC के पास भी जा सकती है कि ये मुद्दा नहीं डाला गया, और CLC मना नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एक्ट में उन्होंने एश्योरेंस दी है हमें, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1993 में, कि ये पेंशन स्कीम RBI के पेंशन रूल्स के बराबर होगी और सेंट्रल सिविल पेंशन के रूल के मुताबिक होगी। ये मुद्दा वहीं हल हो सकता है, लेकिन ये इतने बेईमान लोग हैं, वेंकटाचलम एंड पार्टी इतनी बेईमान लोग हैं, ये UFBO वाले भी जितनी पार्टियां उनके साथ कर रहे हैं, ये वो भी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। सोचो जरा, तुम भी पेंशनर हो, कल को और भी पेंशनर निकल रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा मेरे साथियों से कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो बैंक कर्मचारियों की जितनी यूनियन है, जितने आप जानते हो, उन सबको भेजो और उनको बताओ कि ये कर्मचारी होते हुए तो तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है, जिस समय तुम रिटायर होगे उस समय तुम्हें ये नुकसान करेगा। तो वेंकटाचलम जैसी यूनियन को छोड़ो और जो वी बैंकर जैसी यूनियन बनी है उनके साथ आओ, नहीं तो भविष्य में आप भी वही हाल देखोगे जो हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं। तो मैं तो दोनों कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी और वर्किंग एम्प्लॉइज को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी विरोध हो सके इस वेंकटाचलम एंड पार्टी का विरोध करना चाहिए। UFBO जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसका भी विरोध करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मांग होनी चाहिए कि हमारे पेंशनर के मुद्दों को बाईपार्टिट सेटलमेंट की नेगोशिएशन में इनको हक नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। बैंकों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी अपनी ड्यूटी को भी समझना चाहिए कि हम इनके साथ 30 साल से नाजायज कर रहे हैं और वो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो आज की चर्चा से मेरे पास इतना ही निवेदन है, इसको सुनो और आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।